नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। देश इतिहास के बहुत बड़े निर्णायक मोड़ पर खड़ा हुआ है। होने को जो खबर मैं बता रहा हूं वो एक चटखारेदार सोशल मीडिया की खबर हो सकती थी। क्या होगा, या मोदी का मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा, या चाइना की छुट्टी हो जाएगी। बहुत सारे मीडिया हाउसेस इस तरह की हेडलाइन लगा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ है। और ऐसी स्थिति में देश खड़ा हुआ है जब एक छोटी सी चूक हमारी पीढ़ियों को रुला देगी, उनका जीवन संकट में डाल देगी। अमेरिका यात्रा पर जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, उस दौरान कुछ ऐसी गंभीर चीज़ें उनका इंतज़ार कर रही हैं जिनको उन्हें हर चीज़ से ऊपर उठकर देश हित में हैंडल करना होगा। हालांकि भी हाल के दौर में उन्होंने जो कुछ काम किए हैं विदेश नीति को लेकर, उसमें भारत का एक अच्छा पक्ष दिखाई दिया है। लेकिन ये जो मामला है, ये अति गंभीर की कैटेगरी का मामला है। ये सिर्फ गंभीर मामला नहीं है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी के बारे में बात करेंगे। अमेरिका के संसद की एक चाइना सेलेक्ट कमेटी है, उसने एक सिफारिश की है और इस सिफारिश में कहा गया है कि भारत को नेटो प्लस का हिस्सा बना लीजिए। नाटो जो भी आप कहें। और इसका मतलब ये है कि हम जो अमेरिका की नेटो प्लस नीति है, उसके तहत अमेरिका की पार्टनरशिप में हम शामिल होने जा रहे हैं। और ये हम जा नहीं रहे हैं, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन हम इसका हिस्सा हों ऐसा अमेरिका चाहता है, ये खबर है। मसला ये है कि क्या ये करना इस देश के लिए ठीक होगा, क्या ये करना भारत के लिए ठीक होगा। इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार को लेकर इस मामले में बहुत ज़्यादा भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता। मैं आपको बताता हूं कि नेटो की हिस्ट्री क्या है। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर अटलांटिक के जो देश हैं उनकी एक संधि संगठन उन्होंने बनाया। उस संगठन में उन्होंने संकल्प लिया कि इन सभी देशों में से 12 देश थे, कोई भी देश अगर युद्ध लड़ता है तो ये माना जाएगा कि ये युद्ध उस एक देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि सारे के सारे 12 देशों के खिलाफ है। और ऐसा इसलिए किया गया था कि रूस और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, और शीत युद्ध में अमेरिका और रूस अपने अपने गुट को बढ़ाने में लगे हुए थे। इन्होंने नेटो बनाया था, तो उधर वारसा संधि के तहत एक और संगठन बन गया था। और ये दोनों संगठन एक दूसरे के खिलाफ कुछ देशों के समूह खड़े हो गए थे जो बहुत पावरफुल थे। एक तरफ रूस का गुट था और दूसरी तरफ अमेरिका का गुट। जब रूस 15 टुकड़ों में टूट जाता है, गोरबाचेव, अमेरिका अलग अलग देशों में जो चीफ होते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, प्लांट करता रहता है बहुत तरीके से, इसमें उसकी महारत है। गोरबाचेव को प्लांट किया गया। भारत में भी लोग ये आरोप लगाते हैं कि नरसिंह राव जी को प्लांट किया गया था। उसके बाद से सारी आर्थिक नीतियां देश की जो तटस्थ थीं, जो लोक कल्याणकारी थीं। अभी कल परसों एक सवाल था कि भाई देश के सरकारी अस्पतालों को और देश के सभी अस्पतालों को और सभी स्कूलों को क्या सरकारी कर देना चाहिए। तो ऐसा पहले होता था, और ये तब होता था जबकि नरसिंह राव प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब तक। तो जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसके बाद में एकदम से भारत अमेरिका की तरफ चला जाता है। और उससे पहले का भी घटनाक्रम है, इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या। बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं जिसमें ये बताया गया है कि मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया, इंदिरा गांधी की हत्या किन हालात में हुई। उसको लेकर कई लोगों ने शक जाहिर किया कि ये काम CIA ने किया और अपनी कठपुतली सरकार को भारत में स्थापित किया।
तो अमेरिका ने ये भी माना जाता है, ये भी धारणा है कि गोरबाचेव को प्लांट किया गया। गोरबाचेव ने सोवियत संघ को पूरी तरह प्लानिंग के साथ, अमेरिका की प्लानिंग के साथ में धीरे धीरे ख़त्म करने का काम किया और वो 15 टुकड़ों में बट गया। उसके बाद गोरबाचेव धीरे से निकल गए और अमेरिका में बस गए। हाल में उनका निधन हुआ था। तो ये जो स्थिति है, इससे आप ये समझ रहे होंगे कि उस वक़्त 2 गुटों में बटा हुआ था, लेकिन जब सोवियत संघ टूटा तो ये बात तय हुई कि अब तो कोई शीत युद्ध रहा नहीं, एक कम्युनिस्ट देश ख़त्म हो गया है, तो क्यों ना सब लोग अपने अपने ये जो गैंग बनाए हुए थे उनको डिसॉल्व कर दें। तो वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो था, वारसा संधि संगठन जो रूस के लीडरशिप वाला था, उसको उन्होंने ईमानदारी से रूस ने भंग कर दिया। लेकिन अमेरिका जो है वो अपना नेटो कहता रहा कि हम इसका विस्तार नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, और उसने ख़त्म नहीं किया बल्कि बढ़ाता चला गया। आज 30 या 40 देश उसके साथ में हैं। अब दिक्कत यह है कि इसका क्या हाल है, इसकी क्या स्थिति है। तो उसने कहा कि अब नेटो प्लस हम एक बना रहे हैं जिसमें बहुत उस तरह के नियम नहीं होंगे कि हम एक साथ जिएंगे मरेंगे टाइप के, लेकिन फिर भी एक सहयोग चलाएंगे। तो नेटो प्लस में वो अलग अलग देशों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। भारत की एक दौर की बातचीत हो चुकी है इसको लेकर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमको थोड़ा चिंतित होने की आवश्यकता है। इसी मोदी सरकार के अंडर में हो चुकी है। आरएसएस की और बीजेपी की आइडियोलॉजी प्रो अमेरिकन मानी जाती है, और जब 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो एक बार वो कोशिश कर चुके थे कि किसी तरह से अमेरिका की ये जो जेब में बैठ जाए। उस वक़्त ये इरादा कामयाब नहीं हुआ, इसलिए अब चिंता का समय, समझने का समय है। हालांकि अभी हम मोदी जी के मामले में उस नज़रिए से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हाल में जब रूस का और यूक्रेन का संकट हुआ तो उस दौरान भारत ने अपनी तटस्थ भूमिका निभाई और भारत ने अमेरिका की जेब में जाने से साफ इनकार कर दिया। उस भारत ने जो बराक ओबामा के टाइम पे, ट्रंप के टाइम पे इस हद तक उसके घर में घुस गया था, उसके किचन कैबिनेट में घुसने लग गया था कि रूस को हार कर पाकिस्तान का साथ देना पड़ा था, पाकिस्तान से दोस्तियां करनी पड़ी थी, और चीन को श्रीलंका के तेज़ी से नज़दीक जाना पड़ा था। ये वर्ल्ड ऑर्डर अगर आप समझेंगे तो ये चीज़ें आपको याद आएंगी। तो अब क्या है, वो स्थिति फिर हो रही है, क्योंकि वहाँ की जो हाउस कमेटी है उसने ये रिकमेंड कर दिया है। वो भारत को क्यों रखना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। भारत के साथ में एक चीज़ है, भारत के और अमेरिका के रिश्तों के मामले में आप अगर याद करें तो हमारा एक समझौता है अमेरिका के साथ में कि वो हमारे हवाई अड्डे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उनके हवाई अड्डे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमारे हवाई अड्डों से ईंधन ले सकते हैं, हम उनके हवाई अड्डों से ईंधन ले सकते हैं। और ये समझौता हमारे मोदी जी ने किया है, क्योंकि अमेरिका धरती के दूसरे छोर पे है। अगर यहाँ आसपास उसको वाकई कहीं युद्ध लड़ना पड़ता है तो उसको कुछ खास शर्तों पे हमारे यहाँ से तेल भी मिलेगा, हमारे हवाई अड्डों का भी इस्तेमाल करेगा वो उड़ानें भरने में। हवाई अड्डों से याद आया कि वो पाकिस्तान के हवाई अड्डों का बहुत इस्तेमाल कर चुका है, और तब कर चुका है जब अटल जी भी उसको अपने यहाँ जगह देने को तैयार थे 9/11 के बाद में। और अगर वो हमारे यहाँ घुस गया होता तो उसको निकालना असंभव था। पाकिस्तान ने बाप बाप बोल के उसको निकाला है। वो उनके हवाई अड्डे खाली करने को ही तैयार नहीं था, और जी भर के उसका इस्तेमाल, पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल अफ़गानिस्तान के खिलाफ युद्ध में उसने किया। पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी भी उसके साथ रही। मेरा एक वीडियो है, ऑपरेशन साइक्लोन था वो, और ऑपरेशन साइक्लोन विश्व के इतिहास का सबसे महंगा जासूसी ऑपरेशन था। उसमें 3 एजेंसियाँ शामिल थीं। एक एजेंसी थी आपकी CIA, दूसरी थी MI6 जो ब्रिटेन की जासूसी संस्था है, और तीसरी थी ISI पाकिस्तान की। बहुत सारा धन पाकिस्तान को वहाँ से मिला करता था। जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका वापस लौट गया तो ये भी एक कारण बना उनके आर्थिक संकट के बढ़ने का। खैर, तो अब मसला जो है वो ये समझ में आता है आपको कि हम किस तरह से अभी तक अपने आप को इस गुटबाजी से बचा के रखे हुए थे, क्योंकि हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है।
लेकिन अब बड़ा मसला ये है कि नया नेटो का कोई मेंबर इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि नेटो बनाया गया था नॉर्थ अटलांटिक इलाके के लिए। लेकिन आप बदकिस्मती देखिए कि अमेरिका उस नेटो को लगातार बढ़ा रहा है और बढ़ाते बढ़ाते यूक्रेन को नेटो में शामिल कर रहा था। इसी के कारण यूक्रेन पे स्ट्राइक की रूस ने, क्योंकि वो रूस को घेरने के लिए उसके आसपास के देशों को नेटो का सदस्य बनाने लगा। और ऐसा करने पे ये होता कि वो अपने आसपास के किसी भी देश के साथ में कोई भी डिफरेंसेस होने का मतलब ये था कि अमेरिका को रूस पे हमला करने का बहाना मिल जाता। इसलिए पुतिन ने रूस को रोका, यूक्रेन को रोका कि आप मेंबरशिप मत लो, और उससे सारा युद्ध खड़ा हुआ। नेटो की मेंबरशिप लेना भी आसान नहीं है। जो 30 के 30 देश हैं उनको सैंक्शन देनी पड़ती है, लेकिन अमेरिका उनका बापू है तो वो जो करता है वो सब करते हैं। खैर, लेकिन अमेरिका की जो स्थिति है ना, वो थोड़ा सा, उसका जो दुनिया के बारे में ख्याल है वो थोड़ा चिंता पैदा करने वाला है। चिंता करने वाला इसलिए है, देखिए मैं ये सब बातें बहुत बेसिक बातें नहीं, फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। वो ये है कि वो अपने आप को एक तो दुनिया का बॉस समझता है, लीडर समझता है, और दूसरे देशों के मामले में वो हस्तक्षेप करता है। अभी मैं नेटो प्लस में भारत को, चीन को, इन सब चीज़ों को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे वो हस्तक्षेप करता है और वो चाहता है कि जो देश हैं वो उसके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करें। अगर नहीं करेंगे तो वो उनके मामलों में दखल देता है। बहुत सारे देश दुनिया के जो हैं, उसके दोस्त भी हैं, उनको वो हमेशा शक की नज़र से देखता है। अमेरिका कभी किसी पे विश्वास नहीं करता। इसके साथ साथ वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है और हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यानी वो हथियारों का इस्तेमाल करने में चूकता नहीं है। उसके कई कारण हैं। एक व्यावसायिक कारण भी है कि हथियार लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है अमेरिका की, और उनकी माल बहुत बिक जाता है। हथियार बहुत महंगे महंगे होते हैं। आपकी पूरी कॉलोनी बिक जाएगी, उतने में एक बम आएगा, ऐसे समझिए आप। इतने बड़े बड़े सौदे होते हैं हथियारों के। इसके साथ साथ वो मिलिट्री फोर्स अपने गोल को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता है, जहां उसको अपना मकसद हासिल करना है, इस्तेमाल करता है हथियारों का और सेना का। और ये है कि जो उसके एडवर्सरीज हैं, जो उससे अलग हैं, उनके साथ में वो उनके पीछे पड़ जाता है कि भैया आपको तो मेरे साथ आना ही पड़ेगा। और जो पूरी उसकी डिप्लोमेसी है वो उस पर झोंक देता है वो। और इसके साथ साथ वो ये समझता है अपने आप को कि पूरी दुनिया में जो पूंजीवाद है और लोकतंत्र है, उसको थोपना, उसे रोंपना अमेरिका की जिम्मेदारी है। दुनिया में जो कम्युनिस्ट देश हैं वो समता मानते हैं। देखिए विचारधारा का संकट, वो मानते हैं सबके पास बराबर संपत्ति होनी चाहिए, और पूंजीवाद कहता है कि अमीरों के पास बहुत पैसा होना चाहिए, वो कमाएंगे तो जेब से सिक्के गिरेंगे, आम जनता को भी मिल जाएंगे। अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अमीर देश होने के बावजूद आज भी भुखमरी है, बड़ी संख्या में बेघर लोग हैं, बेरोज़गारी वहाँ पे बड़ी समस्या है। यहाँ तक कि वहाँ पर महिलाओं के पास भी रहने के लिए जगह नहीं है। क्राइम बहुत ज़्यादा है, और उसका कारण यही है कि वहाँ पूंजीवादी व्यवस्था है। लेकिन वो कहता है कि ये दुनिया की सबसे अच्छी व्यवस्था है और वो मैं इसको लागू करूँगा ही करूँगा। तो इसलिए भी वो दुनिया के देशों को अपने साथ लाना चाहता है, और वो समझता है कि मैं दुनिया की सुपर पावर हूँ और दुनिया में किसी को भी ये हक नहीं है कि वो अपनी पावर दिखाए। यानी पावर वो दिखाएगा। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ, भूकंप आया था, सीरिया में भी आया था। किसी ने सीरिया की कोई खबर छपी, पढ़ी कहीं पे? क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि अमेरिका नफरत करता है। इसके साथ साथ अपनी हिकड़ी के लिए दुनिया के हर हिस्से में उसने अपनी मिलिट्री फैला रखी है, सैनिक अड्डे बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ मिलिट्री पे दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा वो खर्च करता है। उसके पास दूसरे दुनिया के सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। पहले नंबर पे रूस है। इसके साथ साथ वो कम्युनिज्म को हटाना चाहता है दुनिया में। आज जब वो हमको साथ लेने की बात कर रहा है तो वो कमेटी कर रही है जो चीन के खिलाफ है, और वो कमेटी चाहती है कि ताइवान के मामले में हम अमेरिका का साथ दें।
उस अमेरिका का जो संयुक्त राष्ट्र में वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट कर चुका है, यानी कि ताइवान चीन का हिस्सा है, आज भी मानता है रिकॉर्ड पे, और ताइवान को हर तरफ से भड़का रहा है। किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ। चीन के पड़ोस में जापान में भी वो अपना नेटो का दफ्तर खोल रहा है और वहाँ पे बैठेगा और वहाँ से भी वो चीन को घेरने की कोशिश करेगा, और उसी सिलसिले में वो भारत का भी इस्तेमाल करना चाहता है। शब्दों पे गौर कीजिएगा, वो इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए वो हमको NATO प्लस में ले रहा है। हमारा डर इसलिए है क्योंकि हम इतिहास के उस मोड़ पे खड़े हुए हैं जबकि हमारे पास में एक ऐसी दक्षिणपंथी पार्टी हमारे देश की सरकार में है जिसका रिकॉर्ड अमेरिका परस्ती का रहा है। फिर कहूँगा सरप्राइजिंगली चौंकने वाली बात है कि इस पूरे यूक्रेन वॉर के टाइम पे हम अमेरिका के साथ में तटस्थ रहे। एक और बड़ी समस्या है कि अगर हम किसी भी तरह से अमेरिका के साथ जाते हैं तो हम अमेरिका के साथ नहीं जाएंगे, हम अमेरिका पे निर्भर हो जाएंगे, क्योंकि रूस से हमारे संबंध तेज़ी से खराब होंगे। हमने पीछे देखा है, हमने जैसे अमेरिका से नज़दीकियाँ बढ़ाई ओबामा के टाइम में या दूसरे समयों में, वैसे वैसे रूस ने पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे कर लिए और यहाँ तक कि सैनिक अभ्यास भी उसके साथ किया। ये हम सबको जानकारी है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो चीन भी जो है वो एक बड़ी शक्ति है, हमारा पड़ोसी है, हमारे उसके साथ सीमा को लेकर विवाद है, लेकिन व्यापार को लेकर और बहुत दूसरे मामलों में हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। अगर आप गौर करें तो दुनिया के बहुत सारे बड़े संगठन जिनका भारत हिस्सा है उसका चीन भी हिस्सा है। आप ब्रिक्स देख लें जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। भारत उस फोरम का हिस्सा है। G20 में भारत हिस्सा है जिसकी हम इस बार चैंपियनशिप कर रहे हैं। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी चीन और हम साथ में हैं। BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया एंड म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है उसका भी हम हिस्सा हैं। इसके अलावा मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन MGC उसका भी हम हिस्सा हैं, यानी हम चीन के साथ कई फ्रंट पे मिलकर काम कर रहे हैं। इंडिया चाइना जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन बाउंड्री इश्यूज़, ये भी हमारा एक हिस्सा है कि हमने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है जो हमारे सीमा के मसलों पे लगातार काम करता रहता है। इंडिया चाइना स्ट्रेटजिक डायलॉग भी एक फोरम बना हुआ है जिसपे हम लोग रणनीतिक तरह की बातें चीन के साथ करते हैं। और इंडिया चाइना इकोनॉमिक ट्रेड फोरम, ये इतनी हमारी रिलेशनशिप चाइना के साथ बहुत अच्छी है, इतनी जगहों पे हम अमेरिका के साथ भी नहीं हैं, ईमानदारी की बात है। तो हम एक अमेरिका की जेब में बैठने के चक्कर में इन दो दोस्तों को खो सकते हैं। अमेरिका किसी पे भरोसा नहीं करता और अमेरिका पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। ये भी एक बड़ा संकट है दुनिया का अभी तक के इतिहास के उससे। लेकिन मोदी जी अमेरिका यात्रा पे जा रहे हैं, उससे पहले ये प्रस्ताव आया है, एक दौर की बातचीत पहले हो चुकी है, इसलिए आज सोचने का विषय है, चिंता करने का विषय है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से पूरी दुनिया में लड़ाई करके अमेरिका सिर्फ अपना आधिपत्य ही नहीं जमाता है, वो अपना बहुत मुनाफा भी कमाता है। क्योंकि वो पूंजीवादी देश है तो उसकी सारी नीतियाँ अपने पूंजीपतियों को दिमाग में रख के होती हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ पूंजीपतियों को फैसिलिटेट करने के लिए है, उनको सुविधाएं देने के लिए है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, अभी हाल में उसकी रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा था कि यूरोप यूक्रेन युद्ध की आशंका भर से दुनिया में हथियारों को इंपोर्ट करने का गढ़ बन चुका था। आप सोचिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार इंपोर्ट करने लगा था यूरोप। क्यों? क्योंकि यूक्रेन रूस के झगड़े की बात थी। वो नेटो कंट्रीज़ जो हैं वो सारे के सारे यूरोप में पड़ते हैं, तो कहने को तो ये तेरे हथियार मेरे, मेरे हथियार तेरे, लेकिन खरीदने तो पड़ेंगे बाबू। और वही हो रहा है 17 से 21 के बीच। उससे पहले के 5 साल से अगर आप मिलाएं तो 4.6% की कमी देखी गई दुनिया भर में। अगर पूरी दुनिया में जो हथियार बन रहे थे 17 से 21 के बीच में, उसके पहले के 5 साल से तुलना करें तो 4.6%, मतलब करीब 5% हथियारों की खपत दुनिया में कम हो गई थी। लेकिन यूरोप में हथियारों की बिक्री 19% बढ़ गई थी। ये भी आंकड़ा है। एक और बात है और वो ये है, ये कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट हैं सिप्री के, वो कह रहे हैं कि
यूरोप सेना पे खर्च करने वालों में सबसे ऊपर आ गया है। यूरोपीय देशों ने लगातार अपनी सैनिक क्षमताओं को बढ़ाने का ऐलान किया और ये युद्ध खत्म हो जाएगा तब भी वो रूस के डर के इसके नाम पे हथियार खरीदते रहेंगे और अमेरिका को मना नहीं कर सकते हैं। हालत यह है कि जर्मनी और फ्रांस के अंदर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था किस तरह से लोग तेजी से विरोध कर रहे हैं अमेरिका के साथ जाने का और कह रहे हैं कि नेटो छोड़ दो आप। नेटो ने हमारा देश बर्बाद कर दिया। एनर्जी नहीं थी उनके पास में, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं था, गैस स्टेशन में गैस नहीं थी और सर्दी से निपटने के लिए ऊर्जा ही नहीं थी। ये सब चीज़ रूस से लेते हैं, दोस्ती करते हैं अमेरिका से। तो फ्रांस में और जर्मनी में जम के विरोध प्रदर्शन हुए। वहाँ के बहुत सारे पॉलिटिशियंस, उनके नेता भी इन प्रदर्शनों में साथ थे और एक बड़ा प्रेशर बना। उसी के कारण जर्मनी की तरफ से अब दोस्ती का हाथ चीन के साथ बढ़ाया गया है। खैर, तो लगातार जो है ना हथियारों का धंधा बढ़ रहा है। अगर सिपरी के तरफ अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा एशिया और ओशियान 5 साल में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाले रहे हैं और सबसे ज़्यादा 43% हथियार यहीं पे हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाले कौन हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, साउथ कोरिया, पाकिस्तान और जापान। खाने को नहीं है पाकिस्तान के पास में हथियार। हमारे यहाँ की दशा भी सबको मालूम है। हथियारों का आयात दुनिया भर में 25% बढ़ा है, लेकिन एशिया में 5% घटा है। इंपोर्ट जो है पूरी दुनिया में हथियारों का 5% कम हुआ है, लेकिन ईस्टर्न एशिया में 20% और ओशियन में 59% बढ़ गया है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि तनाव फैलाकर कैसे हथियार बेचे जाते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कई वीडियोस में किस तरह से यूक्रेन को जाने वाला एक एक हथियार लॉबी के खजाने को बढ़ा रहा है। दुनिया भर की हथियार लॉबी नए नए तरीके के हथियारों की वहाँ पे टेस्टिंग कर रही है और बता रही है कि देखिए ये गन चली, वीडियो बनाया जाता है, ये गन चली, इस वन ने ऐसे उड़ाया, ऐसे घर उड़ गया, ऐसे हो रहा है। और वो सारी की सारी जानकारी जब वो हथियार बेचने जाते हैं, किसी रक्षा मंत्री से मिलते हैं, कहीं मिलते हैं, कहीं कहीं प्रधानमंत्री खुद ही सब करते हैं, तो वहाँ जाके उनको बताते हैं देखो जी ये युद्ध में ऐसे करके ये फेल हो गया था, ये हमारा चल गया था। अब आप सोचिए, तबाही हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ रही है, अनाज सड़ रहा है यूक्रेन का, दुनिया भूखी मर रही है। इनका धंधे में टेस्टिंग चल रही है, परीक्षण चल रहे हैं। जैसे कोई टीकों का परीक्षण करता है, कोई किसी चीज़ का परीक्षण करता है। हालत यह है, अमेरिका और अफ्रीका के देशों ने तो हथियारों की कटौती कर दी है और हमको हथियार बढ़ाकर बेचे जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप देखें तो आपको एक चीज़ और समझ में आएगी और आपने महसूस भी किया होगा। तेल में भी कमाया अमेरिका ने इस युद्ध में, अपने ही दोस्तों को महंगा तेल बेच के। हथियारों के मामले में जब कहते हैं ना कि यूक्रेन को हम 5 पनडुब्बी दे रहे हैं, तो फ्री में नहीं दे रहे हैं आप 5 पनडुब्बी, उसकी पेमेंट होती है। तो आप सोचिए कितने साल के लिए कर्ज में यूक्रेन दब गया, कितने साल के लिए कर्ज में वो देश दब गए जो उनको सप्लाई कर रहे हैं। और हालत ये है कि इस वक्त ब्रिटेन बुरे संकट में फंसा हुआ है। गिन गिन के राशनिंग हो रही है। मॉल में अगर आप जाएंगे प्याज खरीदने, बोलेगा भैया 2 मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती एक आदमी को। पेड़ काट काट के जला के किसी तरह से सर्दियाँ काटी हैं। खैर, अभी मसला ये है कि हम अगर इस तरह से इस हालात में नेटो को छोड़कर, माफ़ कीजिए, नेटो प्लस में शामिल हो जाते हैं, मोदी जी प्रभाव में आ जाते हैं अमेरिका के, तो एक पक्का मान के चलिए कि हम बहुत नए तरीके के, एकदम ऐसा हो जाएगा कि दुनिया बदल जाएगी। रूस आपके खिलाफ हो जाएगा, चीन आपके खिलाफ हो जाएगा, उत्तर कोरिया आपके खिलाफ हो जाएगा और भी कई देश आपके खिलाफ हो जाएंगे। और फिर आप जैसे ही वो खिलाफ होंगे, आपकी डिपेंडेंस अमेरिका पे और बढ़ जाएगी। आप अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हो भी, ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करते हो। फिर आपके यहाँ सारी चीज़ अमेरिकन आएंगी। अमेरिकन माल महंगा होता है, सस्ता होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं क्या क्या होगा। इसलिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि जो हमारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है वो हम साझा करेंगे।
इन देशों के साथ में, यानी हमारी गुप्त सूचनाएं भी हमको इनको देनी पड़ेंगी। ये तो देखिए, ये हमको गुप्त सूचना देंगे ऐसा कह रहे हैं, अगर हमसे जुड़ी हुई कोई मिलेगी तो हम इनको देंगे, लेकिन किसके, एक उदाहरण देता हूँ, हमने हवाई अड्डों की शेयरिंग की, क्या हमको अमेरिका के हवाई अड्डे इस्तेमाल करके किसी से युद्ध लड़ना पड़ेगा क्या? हमारी वहाँ धरती के उस कोने में कभी किसी से लड़ाई होने वाली है क्या? नहीं। लेकिन भारत के आसपास आपका चीन है, भारत के आसपास पाकिस्तान है, भारत के आसपास अफगानिस्तान है, इन सब जगहों पे और यहाँ तक कि श्रीलंका, अमेरिका के सामरिक रुचियाँ हैं, युद्ध में इंटरेस्ट है। इसी तरह से अगर सूचनाओं के साझा करने का मामला ले लें तो हमारे यहाँ की सूचना जाएगी वो हमारे लिए ज़्यादा रिस्की है, उनकी आएंगी, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। खैर जो भी है, एक इतिहास का अहम मोड़ है और उस पर चर्चा करनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने की है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि भारत कितने अहम मोड़ पर है। सोशल मीडिया पे हमको लोगों को बताना चाहिए, वातावरण बनाना चाहिए कि हम अमेरिका से बच के रहें। उम्मीद करता हूँ कि बचे रहेंगे, क्योंकि सरकार से में जो लोग बैठे हुए हैं, मैं देखिए पिछला रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, मैं आपको बता चुका हूँ। अटल जी जो है वो बस किसी तरह से बच गया मामला, विचारधारा का चक्कर बहुत है, लेकिन अभी तक का मोदी जी का रिकॉर्ड, लेकिन एक पल ये भी आया कि मोदी जी का रिकॉर्ड अच्छा तो था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपने रूस को ही धोखा दे दिया। एक तरह से कैसे धोखा दे दिया? कहा भाई रुपए में सामान, तेल दे दे हमको, हम तुमको रूबल में दे दें, रुपए में पेमेंट कर देंगे। अब हुआ है क्या कि हम तो कुछ मंगाते ही नहीं उससे, तो हमारे पास तो रुपया इकट्ठा होता जा रहा है, उसके पास तो रुपया इकट्ठा होता जा रहा है। भाई अगर हम उससे करेंगे हम उससे रुपए में सामान खरीदेंगे, तो हमसे रूबल में खरीदना है, ठीक है। अब हमने उससे रूबल में सामान खरीदा, हम उससे खरीदते 5 रुपये का सामान और वो हमसे खरीदता 50 रुपये का सामान, तो क्या हुआ? उसका 50 रुपये इकट्ठे हो गए, वहाँ पर 5 रुपये इकट्ठे हो गए। 5 का सामान तुम कभी भी ले लेंगे, वो 50 रुपये कहाँ करेगा? तो उसको यहाँ बॉन्डों में लगा रहा है, लेकिन रुपया सब जगह तो चलता नहीं ना, उसका करेगा क्या? तो एक तरह से देखा जाए तो उसका तेल फ्री में चला गया। खैर इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाला बटन और ऑल सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मुझे यूट्यूब वालों ने बताया है कि उसके बगैर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद।